हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 194 पर दिए गए प्रश्नों में प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी किताब में पेज 194 की प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम सारणी 10.3 देखते हैं, जो कि आपकी किताब में पेज 193 पर दी गई है। यहाँ सारणी 10.3 में लिखा है, कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, जबकि आप की प्रश्न संख्या 3 में आप देख रहे हैं अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इसलिए हम पहले प्रकाशिक घनत्व और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अर्थात ऑप्टिकल डेंसिटी उस माध्यम के अपवर्तनांक के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती शब्द का प्रयोग किया गया है। आप जानते हैं, जब भी दो भौतिक राशियों में सीधा संबंध होता है या अनुलोम संबंध होता है, उस स्थिति में वे दोनों राशियां अनुक्रमानुपाती होती हैं। इसका अर्थ क्या होता है आप पहले से जानते होंगे, फिर भी हम यहाँ पर इसे दोहराएंगे। यहाँ पर प्रकाशिक माध्यम का प्रकाशिक घनत्व और माध्यम का अपवर्तनांक दोनों अनुक्रमानुपाती हैं। इसका अर्थ यह होता है कि यदि माध्यम का प्रकाशिक घनत्व बढ़ेगा तो उस माध्यम का अपवर्तनांक भी बढ़ेगा, और यदि प्रकाशिक घनत्व घटेगा तो उस माध्यम का अपवर्तनांक भी घटेगा। यही यहाँ पर सीधे संबंध का मतलब है। और इन दोनों राशियों के बीच जो अनुक्रमानुपाती संबंध है, इसका अर्थ भी आप समझ गए होंगे, जिसे अर्थात करके यहाँ पर थोड़ा समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें लिखा है अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है और इसका विलोम भी यहाँ पर सत्य है। अब अगर हम सारणी 10.3 जो कि आपकी किताब में पेज 193 पर है, उसमें देखें तो हम पाएंगे कि उसमें अधिकतम अपवर्तनांक वाला माध्यम हीरा आपको मिलेगा। यदि आप सारणी में देखना चाहते हैं तो वहाँ भी देख सकते हैं। ये सारणी 10.3 दी गई है। इसमें हीरे का अपवर्तनांक 2.42 लिखा गया है, और यहाँ पर जितने भी माध्यम दिए गए हैं उन सभी माध्यमों में हीरे का अपवर्तनांक सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। वही यहाँ पर लिखा गया है। अतः सारणी 10.3 के अनुसार, जो कि आपकी किताब में पेज 193 पर है, अधिकतम अपवर्तनांक वाला माध्यम हीरा है। अब चूँकि हमने अभी अभी यह जाना कि अपवर्तनांक और प्रकाशिक घनत्व परस्पर अनुक्रमानुपाती संबंध रखते हैं, इसलिए यदि माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो उसका प्रकाशिक घनत्व भी अधिक होगा, और इसीलिए अधिकतम प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम वही होगा जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होगा, अर्थात हीरा। तो उत्तर के रूप में
आप अधिकतम प्रकाशिक घनत्व वाले माध्यम के लिए हीरा लिखेंगे, अर्थात डायमंड। और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम ज्ञात करने के लिए हमें न्यूनतम अपवर्तनांक वाला माध्यम ज्ञात करना होगा, जिसे आप 10.3 से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर वायु का जो अपवर्तनांक लिखा है वह 1.0003 लिखा गया है, और यही अपवर्तनांक सबसे कम है, अर्थात सबसे कम अपवर्तनांक वाला जो माध्यम है वो वायु है, और उसे ही यहाँ पर लिखा गया है। न्यूनतम अपवर्तनांक वाला माध्यम वायु, और इसका अपवर्तनांक 1.0003। अब अपवर्तनांक न्यूनतम है वायु का, इसलिए उसका प्रकाशिक घनत्व भी न्यूनतम होगा, और हमें न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व वाले माध्यम को ही ज्ञात करना था। तो इस प्रकार हम लिखते हैं न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम बराबर न्यूनतम अपवर्तनांक वाला माध्यम बराबर वायु, अर्थात एयर। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 के हल को आपने समझ लिया होगा। अब पेज 194 पर दिए गए प्रश्न 4 के हल को यदि हम समझने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि उसमें लिखा है, प्रश्न संख्या 4 में लिखा है कि आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं। ये 3 माध्यम हैं जो हमको दिए गए हैं। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। तो यदि हम सारणी 10.3 से इन माध्यमों के अपवर्तनांक को ज्ञात करते हैं तो हम पाते हैं कि केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 दिया गया है सारणी 10.3 में, जो कि आपकी किताब में पेज 193 पर है, और तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47 दिया है, और जल का अपवर्तनांक 1.33 दिया है। परंतु हमें प्रकाश की तीव्रता अर्थात प्रकाश की चाल को ज्ञात करना है कि किसमें सबसे अधिक है। तो हमें प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध ज्ञात होना चाहिए। तो उसको समझने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल उस माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है उस माध्यम में अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती शब्द से भी आप परिचित होंगे। यह अनुक्रमानुपात से उल्टा संबंध है। अनुक्रमानुपात में दो राशियों के बीच सीधा संबंध या अनुलोम संबंध होता था, और व्युत्क्रमानुपात में दो राशियों के बीच उल्टा संबंध या विलोम संबंध होता है। इस संबंध का क्या अर्थ है? यहाँ पर प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि प्रकाश की चाल बढ़ेगी तो अपवर्तनांक घटेगा, और यदि प्रकाश की चाल घटेगी तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, अर्थात उल्टा संबंध है। इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यहाँ पर उल्टा संबंध है कि प्रकाश की चाल बढ़ेगी तो अपवर्तनांक घटेगा, प्रकाश की चाल घटेगी तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, यानी विलोम संबंध है दोनों राशियों में। और इस तरह के संबंध को ही हम क्या कहते हैं कि दोनों राशियाँ एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। और इसे और समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है या कम होगी, और इसका विलोम भी सत्य होता है। तो हमारे पास
तीन माध्यम हैं और तीनों माध्यमों के अपवर्तनांक हैं, जिन्हें हमने आपकी किताब की सारणी 10.3 जो कि आपकी किताब में पेज 193 पर दी गई है से देख कर लिखा है। और इस आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा, प्रकाश उसी माध्यम में सबसे तीव्र गति से चलेगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जल का अपवर्तनांक उपरोक्त तीनों माध्यमों के अपवर्तनांकों में न्यूनतम है, अर्थात केरोसिन के अपवर्तनांक 1.44, तारपीन के अपवर्तनांक 1.47 और जल के अपवर्तनांक 1.33 को हम जब देखते तो हम पाते हैं कि जल का अपवर्तनांक 1.33 इन तीनों ही माध्यमों के अपवर्तनांकों में सबसे कम अपवर्तनांक है। अब जब सबसे कम अपवर्तनांक है तो इस माध्यम में ही अर्थात जल में ही प्रकाश की चाल सबसे तीव्र होगी, सबसे अधिक होगी, और उसे ही यहाँ पर लिखा गया है। अतः जल में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा। तो इस प्रकार आपने प्रश्न संख्या 4 के हल को, उत्तर को समझ लिया होगा। अब यदि हम आपकी किताब में पेज 194 पर दिए गए प्रश्न संख्या 5 को देखें तो हम पाते हैं उसमें लिखा हुआ है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो हमें किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को अगर यदि हम समझते हैं तो उसके अभिप्राय को भी हम व्यक्त कर सकते हैं। हम किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को कई तरह से व्यक्त कर सकते हैं, पर यदि हम किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम में प्रकाश की चाल के आधार पर व्यक्त करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हीरे का अपवर्तनांक 2.42 आपको दिया गया है। हीरे को हम अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं, इसलिए इसके अपवर्तनांक, हीरे के अपवर्तनांक के लिए जो संकेत हम प्रयोग करते हैं वह ND प्रयोग करते हैं। N थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में, और D N के साथ ही दाईं ओर नीचे छोटा सा लिखते हैं। इस प्रकार ND हीरे के अपवर्तनांक के लिए संकेत हो जाता है। अब इस कथन का अभिप्राय जो कि ऊपर लिखा हुआ है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अगर हम अभिप्राय लें अर्थात इसके अर्थ को समझें तो इसका अर्थ यह होता है कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, जिसे हम VA से व्यक्त करते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, और हीरे में प्रकाश की चाल जिसे VD से व्यक्त करते हैं। D आता है डायमंड से, V चाल या वेग से आता है, आप जानते हैं, और यहाँ पर A आया है एयर से। तो जो ऊपर दिया गया कथन है उससे जो अभिप्राय हम लेते हैं वह इस रूप में ले सकते हैं कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। तो वास्तव में जो अपवर्तनांक हमें दिया रहता है वह निर्वात में जो यहाँ पर हीरे का अपवर्तनांक दिया गया है वह वास्तव में निरपेक्ष अपवर्तनांक है। और निरपेक्ष अपवर्तनांक हम उसे कहते हैं जब पहला माध्यम हमारे लिए निर्वात होता है या वायु होती है। और इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि निर्वात या वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, और उसी को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही हम केवल अपवर्तनांक कहकर भी व्यक्त करते हैं या लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पर दूसरा माध्यम नहीं दिया गया है। तो हमने यहाँ पर, हमें पता है, इसलिए हमने यहाँ पर निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को लिया है। तो जब निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया रहता है तो हम पहले माध्यम को निर्वात या वायु लेते हैं, और अगर प्रकाश की चाल के आधार पर हम अपवर्तनांक को व्यक्त करना चाहते हैं तो वह यही होता है कि अगर यहाँ पर हीरे के अपवर्तनांक के वाले कथन को ही आधार बना करके हम बोलें तो हम यही कहेंगे कि निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल है और हीरे में जो प्रकाश की चाल है, इसका जो अनुपात है वह 2.42 है। और इसे अगर हम संकेत में या सूत्रवत व्यक्त करें तो हम इसे ND बराबर VA बटा VD लिख सकते हैं,
और यही अनुपात जो होगा वो 2.42 के बराबर होता है, और इसे ही हम हीरे का अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस प्रकार एक अभिप्राय तो हम सीधे सीधे जो लेते हैं उसे इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इससे जो अभिप्राय निकलते हैं उसे कई तरह से हम लिख सकते हैं। उसका अर्थ एक ही है लेकिन उसे कई तरह से लिख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा सूत्रवत, जब हमने इसको लिखा तो इस सूत्र को थोड़ा सा बदल कर हम लिख सकते हैं VD, ये VD और 2.42 गुणा हो जाएगा क्योंकि यहाँ भाग में है, दाहिनी तरफ जब जाएगा तो 2.42 के साथ गुणा में पहुँच जाएगा। इस आधार पर VA बराबर VD गुणे 2.42 हो जाएगा। अब इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल का 2.42 गुना, गुना हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गुणा चिन्ह आया है और गुणे की संक्रिया हो रही है, इसलिए हम कहेंगे हीरे में प्रकाश की चाल यानी VD, हीरे में प्रकाश की चाल VD का 2.42 गुना चाल से प्रकाश निर्वात या वायु में चलता है, यानी उसकी चाल जो होती है वो VA के बराबर होती है, और VA जो है वो हीरे की जो प्रकाश की चाल होती है उसमें अगर 2.42 से गुणा कर दें तो उसके बराबर होती है, वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर हो जाती है। तो इस तरह से उपरोक्त संबंध, उपरोक्त जो व्याख्या है या अर्थ है उसको हम इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। और इसी को दूसरे शब्दों में अगर लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल VA हीरे में प्रकाश की चाल का 2.42 गुना होती है। इसका अर्थ ये है कि चाहे तो हम ये व्याख्या करते हुए लिखते हैं, इस वाले सूत्र से आई है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सूत्र से व्याख्या, इस वाले सूत्र से ये आ जाती है व्याख्या, और यहाँ पर जो ये व्याख्या है ये इस वाले सूत्र से आई है। तो इसे आप अच्छी तरह से समझ लें और कोई भी एक व्याख्या आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो ये व्याख्या दी गई है वो यहीं पे उत्तर आपका समाप्त हो जाता है, यहाँ तक, यहाँ पर उत्तर समाप्त हो जाता है यहाँ पर। और दूसरी व्याख्या आप इस वाले सूत्र से ऐसे कर सकते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस रूप में कर सकते हैं। तो ये दूसरी व्याख्या थी। अब दूसरी के बाद तीसरी व्याख्या नीचे दी गई है, आप जिसे चाहें उसे लिख सकते हैं, उस व्याख्या को लिख सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है, और सबसे एक ही, इन तीनों से एक ही अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हीरे का अपवर्तनांक बराबर 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय आप यह भी लिख सकते हैं कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल हीरे में प्रकाश की चाल का 2.42 गुना होती है। इसके अतिरिक्त इसी सूत्र से हम एक निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हैं, इस 2.42 को हम दाईं ओर लाएं तो यहाँ पे गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, यानी VA बटा 2.42 हो जाएगा। उसे हमने यहाँ पर लिखा है नीचे, VD बराबर VA बटे 2.42 बराबर 1/2.42 गुणे VA। अर्थात अब भाषा बदल जाएगी व्याख्या की, व्याख्या में वाक्य बदलेगा और थोड़ा सा रूप बदला हुआ आपको दिखेगा। तो यहाँ पर इस सूत्र से हम ये शाब्दिक अर्थ, इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ लिखेंगे, शब्दों में अर्थ जो लिखेंगे वो होगा हीरे में प्रकाश की चाल अर्थात VD, हीरे में प्रकाश की चाल अर्थात VD किसके बराबर होती है या कितने गुना होती है? निर्वात में जो निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल है उसका 1/2.42 गुना होती है, यानी गुणा कर रहे हैं इसलिए गुना होती है। तो आप तीन अभिप्राय मैंने बताए और तीनों का अर्थ एक ही है। तीनों में से कोई भी जो आपको सरल लगे वो आप व्याख्या
दिए गए कथन की लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो व्याख्या लिखी गई, अंतिम व्याख्या ये है कि हीरे में प्रकाश की चाल अर्थात Vd निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अर्थात Va का 1/2.42 गुना होती है। इस प्रकार आपके प्रश्न 5 का उत्तर यहीं पर समाप्त हो जाता है। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।